मैं अकेला बिस्तर पर करवट बदल रहा था और अब मुझे अपनी बीवी के बगैर बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मुझे अजीब सी बेचैनी का एहसास हो रहा था और इसीलिए मैं अपनी बीवी के कमरे में चला गया ताकि उसे कमरे में वापस ले आऊं। मेरी बीवी हर रविवार की रात अलग कमरे में गुजारती थी। अब तक तो मैंने उस पर कोई एतराज़ नहीं किया था, लेकिन आज की रात मेरे जज्बात मुझे इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे थे कि मैं अपनी बीवी से दूरी बर्दाश्त कर सकूं। अपनी बीवी के कमरे में जाकर देखा तो वहां मौजूद नहीं थी वो। मैं हैरान था कि मेरी बीवी आधी रात को कहाँ जा सकती है। हमारा घर काफ़ी बड़ा था। मैं अपनी बीवी को ढूंढने लगा, वो मुझे कहीं ना मिली। जब मैं स्टोर रूम के आगे से गुजरा तो मुझे चीखों की आवाज़ सुनाई दी। मैं परेशान होकर जैसे ही स्टोर रूम में गया तो अंदर का मंजर देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बीवी मुझे इस हालत में स्टोर रूम में मिलेगी। हम दो भाई थे और हमारी एक बूढ़ी माँ थी। मेरी माँ बहुत दिन से बीमार थी और सारे घर का काम इधर उधर हो चुका था। हम दोनों लड़के थे, इसलिए घरदारी नहीं देख सकते थे। जितना भी मुमकिन होता हम दोनों मम्मी का और घर का ख्याल रखते, लेकिन फिर भी औरत की कमी का एहसास होता। एक औरत जिस तरह घर संभाल सकती है, हम दो भाई मिलकर भी इस तरह घर नहीं संभाल पा रहे थे। एक दिन मम्मी की एक पुरानी सहेली हमारे घर आई तो उन्होंने मम्मी की हालत देखते हुए मम्मी को सलाह दी कि हम दोनों में से किसी एक भाई की शादी कर दें। उन्होंने माँ को अपने भाई की बेटी की तस्वीर भी दिखाई। वो बहुत ही खूबसूरत थी और वो अपनी भतीजी के लिए कोई लड़का देख रही थी। मम्मी को पहली ही नज़र में वो लड़की बहुत पसंद आ गई। मम्मी की सहेली उस लड़की की बहुत तारीफ कर रही थी कि उनकी भतीजी सुरभि घर बहुत अच्छी तरह से संभालती है, घरदारी में बहुत ही सुगढ़ है, आप लोगों को किसी भी शिकायत का मौका नहीं देगी। मेरी माँ को भी घर की तरफ से बहुत ज़्यादा चिंता थी, इसलिए उन्हें ये बात समझ आ गई कि अब उन्हें कोई बहू ले आनी चाहिए। मम्मी ने मेरे बड़े भाई को सुरभि की तस्वीर दिखाकर कहा कि मैं तुम्हारी शादी इस लड़की से करना चाहती हूँ, तस्वीर देखकर बताओ लड़की कैसी है। लेकिन भाई ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो किसी गरीब लड़की से शादी करेंगे, क्योंकि वो खुद भी बहुत सज्जन थे और वो शादी पर कोई दहेज भी नहीं लेना चाहते थे, बल्कि सब कुछ खुद ही सेट करना चाहते थे। इसलिए फ़िलहाल वो शादी करने के लिए राजी नहीं थे। मम्मी ने सुरभि की तस्वीर मुझे दिखाई और कहा, तुम्हारा भाई तो शादी के लिए राजी नहीं, अगर लड़की तुम्हें पसंद है तो तुम्हारी शादी की बात चलाऊं। सुरभि मुझे पहली ही नज़र में पसंद आ गई, बिल्कुल वैसी थी जैसी लड़कियां मुझे पसंद थीं। भाई की तरह मैं भी बहुत अच्छी नौकरी करता था, इसलिए मम्मी ने सोचा कि वो भाई की जगह मेरी शादी करवा देती हैं। सुरभि बहुत ही पढ़ी लिखी और अच्छे खानदान से थी। उसके पिता का अपना कारोबार था। उनकी हालत हमसे बहुत अच्छी थी। जब मम्मी सुरभि के घर रिश्ता लेकर गईं तो मम्मी को लगा कि सुरभि के घर वाले इस रिश्ते के लिए इनकार कर देंगे, लेकिन सुरभि के घर वालों ने मेरी मम्मी को बहुत इज्जत दी और रिश्ता भी एक्सेप्ट कर दिया। हमारे घर की ये पहली खुशी थी। पापा के मरने के बाद तो हमने खुशियाँ मनाना ही छोड़ दी थीं। मम्मी भी अपनी बीमारी को भूलकर शादी की तैयारियों में मगन हो गई थीं। बेटे के सिर पर सेहरा सजाने का अरमान उनकी आंखों में चमक रहा था। देखते ही देखते मेरी शादी का दिन भी आ गया। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो उसका खूबसूरत चेहरा देखने के लिए मैं बेताब हो रहा था। सुरभि घूंघट डाले बैठी थी और मेरा ही इंतजार कर रही थी। मैंने सुरभि को शादी का तोहफा दिया और उसका खूबसूरत चेहरा देखने लगा। वो किसी हसीन मूरत जैसी थी। उसकी खूबसूरती मेरे जज्बात को भी बेकाबू कर गई। मैंने अचानक ही सुरभि के हाथों को चूम लिया। वो खामोश सी घबराई हुई बैठी थी, मेरी इस हरकत पर खुद में सिमट गई थी। मुझे उसका शर्माना भी अच्छा लगा था। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और अपनी मोहब्बत उस पर लुटाने लगा। उसका नाजुक सा वजूद मेरे जज्बात के तूफान के आगे लम्हों में ही ढेर हो गया। सुरभि ने खुद को पूरी तरह मेरे हवाले कर दिया था। शादी की ये रात मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत थी। सुरभि के रूप में मुझे एक बेहतरीन जीवन साथी मिल गई थी। वो भी मेरी तारीफ करती थी। अगले दिन सुरभि अपने घर चली गई और मैं सारा दिन बेचैनी से उसकी वापसी का इंतजार करता रहा। मेरे बड़े भाई ने मेरी हालत देखी तो मेरा मजाक उड़ाने लगे। उनकी बात पर मैं शर्मिंदा हो गया। वो कहने लगे कि अच्छी बात है, तुम्हें अपनी पत्नी का इसी तरह ख्याल रखना चाहिए। रात को जब सुरभि लौटी तो मैं उसके साथ कमरे में आ गया और अपनी बेताबी का इजहार करने लगा। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा उठी और मैंने फ़ौरन ही उसे अपनी बाहों में समेट लिया। मेरी और सुरभि की शादी को 4 दिन गुजर गए थे और तभी से सुरभि ने सारे घर की जिम्मेदारी उठा ली थी। वाकई में वो घरेलू कामकाज में बहुत अच्छी थी।
मम्मी तो सुरभि के कामकाज और उसकी जिम्मेदारी से इतनी खुश हुई थीं कि उन्होंने सारे घर की जिम्मेदारी खुशी खुशी सुरभि के हवाले कर दी। भाई सुरभि के सामने आने से कतराते थे। वो सुरभि से पर्दा करने की कोशिश करते और अपनी नज़रें झुकाए रहते। अपने सारे काम भी वो खुद ही क्या करते थे, सुरभि से कोई काम नहीं करवाते। सुरभि भी घर के माहौल से पूरी तरह घुल मिल गई थी और अब जाकर मम्मी को भी आराम और सुकून हासिल हुआ था। सुरभि घर के कामों के साथ साथ मुझे भी पूरा समय देती। वो मुझे हर रात इस कदर मोहब्बत देती कि मैं उसका दीवाना हो जाता। हर गुजरते दिन के साथ मेरा और सुरभि का रिश्ता मजबूत होता चला गया। हमारी शादी को 1 हफ्ता होने वाला था, लेकिन एक रात सुरभि ने अपना तकिया उठा लिया और कहने लगी कि आज रात वो अलग कमरे में सोएगी। मैं हैरान था कि सुरभि को अचानक हो क्या गया है। मैंने उससे पूछा, क्यों भाई, क्या तुम मुझसे नाराज हो? तो कहने लगी कि नहीं, अब से वो हर रविवार की रात को अलग कमरे में सोया करेगी। उसकी इस बात को सुनकर मैंने उससे पूछा, आखिर ये सब क्या है, ये क्या बात है? मेरे लिए तो सुरभि के बगैर एक पल भी गुजारना मुमकिन नहीं था और वो पूरी रात की बात कर रही थी। मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर सुरभि कहने लगी कि आप परेशान ना हो। दरअसल मैंने मनौती मांगी थी कि अगर मेरा पति बहुत मोहब्बत करने वाला होगा तो मैं हर रविवार की रात अपने पति से अलग रहूंगी, और इसीलिए अब मैं अपनी मनौती को पूरा करना चाहती हूँ, क्योंकि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मेरी विश पूरी हो गई है। मैंने कहा कि अगर ये तुम्हारी मनौती है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मेरी बात सुन के वो कहने लगी कि उसके लिए भी मेरी जुदाई बर्दाश्त करना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन हम दोनों एक ही घर में हैं और मैं बस एक ही रात अलग गुजारा करूंगी। सुरभि तकिया लेकर कमरे से निकल गई। मैं बेड पर करवटें बदलता रह गया। सुरभि की गैर मौजूदगी में मुझे एक पल के लिए भी नींद नहीं आई, लेकिन मैं ये सोचकर खामोश हो गया कि बस एक रात की ही तो बात है। उसने सारे हफ्ते मुझे बहुत प्यार दिया था और मैं एक रात तो उसके बगैर अकेले गुजार ही सकता था। अगली सुबह जब सुरभि कमरे में आई तो मुझे उसका चेहरा कुछ उतरा हुआ सा लगा। मैंने उससे पूछा, क्या बात है? तो वो कहने लगी कि उसे अकेले कमरे में नींद नहीं आई। मैंने प्यार से उसे गले लगाया और कहा, अगर ऐसा है तो मुझे छोड़कर न जाया करो। मेरी बात सुनकर सुरभि कहने लगी कि उसे हर हाल में अपनी मनौती पूरी करनी है और कुछ ही वक्त में उसे मेरे बगैर रहने की आदत हो जाएगी। मैंने सुरभि को तंग करने के लिए कहा कि तुम बहुत जालिम हो, खुद पर जुल्म करती हो और मुझ पर भी जुल्म करती हो। तुम कोई और भी तो मनौती मांग सकती थीं, लेकिन तुमने तो मुझे तड़पाने के लिए ऐसी बेकार सी मनौती मांगी है। सुरभि ने हल्के से मुस्कुराकर मुझे देखा और फिर घर के कामों में व्यस्त हो गई। मैं मम्मी के पास जाकर बैठा तो वो सुरभि की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही थीं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई कि मेरी माँ को बाकी सासों की तरह सुरभि से कोई शिकायत नहीं है। अब घर बहुत अच्छी तरह संभल गया था और सभी अपनी अपनी जगह बहुत खुश थे। सुरभि ने माँ की भी इतनी अच्छी देखभाल की थी कि माँ की सेहत भी बेहतर हो रही थी। किसी ने सच ही कहा है कि अच्छी पत्नी घर को स्वर्ग बना देती है, और वाकई सुरभि ने मेरा घर स्वर्ग बना दिया था। बस वो रविवार की रात मुझे तड़पता हुआ छोड़कर दूसरे कमरे में चली जाती और यही बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। मैं अकेला बिस्तर पर लेटा उसकी गैर मौजूदगी को महसूस करता। मुझे सुरभि की बाहों में सोने की आदत हो चुकी थी। जब तक मुझे नींद न लग जाती सुरभि मेरे बालों में अपनी उंगलियों को फिराती रहती और अब मुझे उसके बगैर नींद भी नहीं आती थी। सुरभि ने मुझे अपना आदी बना दिया था। ऐसे ही एक रात सुरभि दूसरे कमरे में चली गई तो मुझे अकेले नींद ही न लगी और मैंने फैसला किया, अब मैं सुरभि को खुद से अलग नहीं रहने दूंगा और इस दूरी को मिटा दूंगा। और यही सोचकर जब मैं सुरभि के कमरे में पहुंचा तो मुझे वहां न मिली। मैं उसे ढूंढते हुए आगे बढ़ा, तभी मुझे स्टोर रूम से चीखों की आवाज़ें आईं तो मैं फ़ौरन ही स्टोर रूम में घुस गया। मेरी पत्नी मेरे भाई के साथ स्टोर रूम में मौजूद थी और वो बुरी तरह चीख रही थी, जबकि मेरा भाई उसके दोनों हाथों को पकड़े हुए उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो मेरे भाई ने मुझसे कहा, ये तेरी पत्नी यहाँ अपने यार के साथ चुप कर बात कर रही थी, और जब मैं अंदर आया तो ये चीखने चिल्लाने लगी। इसका आशिक तो भाग निकला। जब मैंने उसे कहा कि मैं अपने भाई को तुम्हारी सारी सच्चाई बताऊंगा तो ये उल्टा मुझ पर इल्ज़ाम लगाने लगी और कहने लगी कि तुम्हें कहेगी कि मैं इसकी इज्जत पर हमला करने वाला था। अपने भाई की बात सुनकर तो मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैंने बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़कर सुरभि के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। सुरभि, जो बहुत देर से कुछ कहना चाहती थी, थप्पड़ खाकर सकते में आ गई। वो मुझसे कहने लगी कि आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए।
लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि सुरभि किस होलिये में आधी रात को स्टोर रूम में खड़ी थी। वो कह रही थी कि वो यहाँ अपने किसी आशिक से मुलाकात करने नहीं आई थी, बल्कि मेरे भाई ने ही उसे बुलाया था। मैं अपने नेक और पाक भाई के खिलाफ उसके मुंह से जहर भरे अल्फाज सुनकर दंग रह गया था। मैं सुरभि के हाथ पकड़कर घसीटता हुआ उसे कमरे में ले आया। मैं जिस औरत को इतनी इज्जत देता था, जिससे इतनी मोहब्बत करता था, उसने मेरी ही पीठ में खंजर घोंप दिया था। आज मुझे समझ आया था कि सारा हफ्ता मुझे खुश करने के बाद रविवार को दूसरे कमरे में जाकर वो क्यों सोया करती थी। मैं जान गया था वो इसकी कोई मनौती नहीं, बल्कि अपने आशिक से मुलाकात का वक्त है। अगर आज मेरा भाई उसे न देखता तो शायद मुझे इसकी इस हरकत का जिंदगी भर पता न होता। मैंने सुरभि को कहा कि अभी और इसी वक्त अपना सामान बांधो और अपने घर चली जाओ। मेरे घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। सुरभि मेरे पैरों पर गिर पड़ी और मुझसे कहने लगी कि एक बार उसकी बात सुन लूं। वैसे तो मुझे उसकी अब किसी भी बात पर विश्वास नहीं था, लेकिन मैं उसे एक मौका देना चाहता था। मैंने सुरभि से बहुत ज़्यादा मोहब्बत की थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है, तुमने जो भी कहना है एक बार ही कह दो। वो कहने लगी कि शादी से पहले एक लड़के को वो पसंद करती थी, लेकिन दोनों के बीच ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था कि जिस पर उसे शर्मिंदा होना पड़े। वो लड़का भी सुरभि को पसंद करता था, लेकिन उसके घर वाले रिश्ता भेजने के लिए राजी नहीं हुए। सुरभि के पास उस लड़के के दिए हुए कुछ फोटोज मौजूद थे और वो लड़का दुबई जा रहा था। तो सुरभि ने सोचा कि वो उसकी तस्वीर उसे वापस कर दे, क्योंकि सुरभि अब मेरी बीवी बन चुकी थी और वो मुझसे मोहब्बत करने लगी थी। एक दिन जब वो अपनी माँ से मिलने के लिए अपने घर गई तो उसने सामान समेटा और उस लड़के को आखिरी बार मिलने के लिए एक होटल में बुलाया, ताकि वो उसे उसका सामान वापस करके अपनी खुशगवार जिंदगी से उसे आगाह कर दे और वो लड़का भी सुरभि को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए। लेकिन वो आखिरी मुलाकात सुरभि की जिंदगी के लिए बवाल बन गई। जब सुरभि उस लड़के से मिलने के लिए गई तो वहां पर उसे मेरे भाई ने देख लिया और चुपके से उसकी वीडियो बना ली, जिसमें वो लड़का सुरभि का हाथ पकड़ के उसे बाय कह रहा था। सुरभि को लगा कि पास्ट का ये किस्सा अब ख़त्म हो जाएगा और वो मेरे साथ खुशी खुशी एक बेहतर ज़िंदगी गुजारेगी। लेकिन मेरे भाई ने उसकी वीडियो बनाई और उसे ब्लैकमेल करने लगा कि वो हफ्ते में एक रात मेरे भाई के साथ गुजारेगी। वो मेरे भाई की धमकियों से खौफजदा हो गई थी और मुझे छोड़ना भी नहीं चाहती थी, इसलिए उसने ये कदम उठा लिया। और फिर वो हर रविवार की रात मेरे भाई के साथ उसके रूम में गुजारने लगी। सुरभि ने बताया कि हर रात वो मेरे भाई को नींद की गोलियां खिलाकर सुला देती थी, लेकिन अब तुम्हारे भाई को शक हो चुका था। उसने वो नींद की गोलियों वाला दूध नहीं पिया और आज मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा, इसलिए मैं चिल्ला रही थी। लेकिन ये सब वो अपनी खुशी से नहीं कर रही थी। सुरभि मेरे आगे हाथ जोड़कर रो रही थी। वो कह रही थी कि वो भी इस गुनाह भरी ज़िंदगी से निकलना चाहती थी, लेकिन मेरे बगैर वो जिंदा नहीं रह सकती थी, इसलिए कभी उसने सच बोलने की हिम्मत न की। मैं अविश्वास से सुरभि को देख रहा था। मैं उसकी हर बात पर विश्वास कर सकता था, लेकिन इस बात पर कभी भी नहीं कर सकता था कि मेरा भाई सुरभि से नाजायज संबंध बनाने के लिए उसको रूम में बुला सकता है। मेरा भाई बहुत ही नेक और शरीफ था। उसने तो कभी नज़र उठाकर भी किसी लड़की को नहीं देखा था। फिर भला भाई अपनी ही घर की इज्जत से खिलवाड़ कैसे कर सकता था? और फिर सुरभि से रिश्ते के लिए तो भाई ने खुद ही इनकार कर दिया था, तो फिर वो सुरभि को अपने पास क्यों बुलाता? मैं पूरी तरह भंवर में फंस चुका था। सुरभि के आंसू उसकी सच्चाई की गवाही दे रहे थे और मैं अपने भाई के किरदार की गवाही दे सकता था। मैं सिर पकड़कर बैठ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं सुरभि के साथ कोई गलत इंसाफ नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं एक ऐसी औरत को विश्वास की निगाह से भी नहीं देख सकता था जो मेरे भाई के किरदार पर उंगली उठा रही थी। मैंने उसे कहा कि फ़िलहाल वो अपने घर चली जाए और कुछ दिन वहीं गुजारे। मैं ठंडे दिमाग से इस मामले पर गौर करूँगा, फिर ही कोई फैसला करूँगा। सुबह मैं खुद सुरभि को उसके घर छोड़ आया। मेरी गाड़ी से उतरते वक्त तो सुरभि ने एक ही बात कही थी कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है और उसने जो भी किया वो मजबूरी में किया। मेरा दिल सुरभि की बात पर यकीन करना चाहता था, लेकिन अपने भाई को भी मैं अच्छे से जानता था। उसको छोड़कर आने के बाद जब मैं अपने भाई के कमरे में आया तो वो कोई किताब पढ़ रहे थे। मैं खामोशी से एक कोने में बैठ गया। मेरे पास तो अपने भाई से पूछने के लिए कोई सवाल भी नहीं था। मेरे भाई ने खुद ही साफ साफ शब्दों में मुझे यही बताया कि वो रात पानी पीने के लिए अपने कमरे से निकले और जब उन्हें स्टोर रूम से कुछ आवाज़ें आईं तो उन्होंने जाकर देखा, वहाँ पर सुरभि एक लड़के के साथ मौजूद थी। वे दोनों बहुत ही गलत हालत में थे। मम्मी की तबीयत भी ख़राब थी, इसलिए मैं फ़िलहाल मम्मी को इस मामले से दूर रखना चाहता था। मैंने माँ से कह दिया कि सुरभि कुछ दिन के लिए अपने घर रहने गई है।
दिन बहुत धीरे धीरे गुजर रहे थे। मैं पूरी तरह उलझ गया था। दफ्तर में भी किसी काम में मेरा दिल नहीं लगता था। मेरे भाई ने मुझसे कहा था कि मुझे सुरभि को तलाक दे देनी चाहिए, क्योंकि उस जैसी औरतें घर बसाने वाली नहीं होती। लेकिन मैं अपना और सुरभि का रिश्ता ख़त्म करने के लिए बिल्कुल राजी नहीं था। सुरभि मुझे रोज़ फ़ोन करती। मैं उसका फ़ोन तो उठाता, लेकिन उससे ढंग से बात नहीं करता। मेरे दिल में एक गांठ पड़ चुकी थी सुरभि की तरफ से। सुरभि मुझसे कहती, तुम्हारा भाई अच्छा आदमी नहीं है, वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। उसकी ये बातें सुनकर मुझे और भी गुस्सा आ जाता और मैं फ़ोन काट देता। मेरे इतने नेक शरीफ भाई पर इल्ज़ाम लगाती तो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाता। मुझे अपने भाई पर पूरा भरोसा था। भाई मुझ पर रोज़ दबाव डालता कि सुरभि को तलाक दे दो, वो अच्छी औरत नहीं है। भाई कहने लगा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं माँ से इस बारे में बात करूँगा। मैंने अपने भाई से थोड़ा समय मांगा। मैंने 2 दिन से सोच विचार में गुजार दिए कि सुरभि को तलाक दूं या उसे पत्नी के रूप में फिर से स्वीकार कर लूं। और फिर मैं इसी नतीजे पर पहुंचा कि सुरभि आखिर गलत ही है। उसने खुद अपने मुंह से कबूल किया है कि किसी और लड़के से उसके संबंध थे। तो क्या भरोसा उस दिन वो लड़का उससे मिलने आया हो और हर रविवार की रात सुरभि से मिलने आता हो, और बंद कमरे में पता नहीं सुरभि और वो लड़का क्या क्या करते होंगे। सोचकर ही मुझे घिन आने लगी थी। सुरभि से मुझे नफरत महसूस होने लगी। और फिर मेरे भाई ने भी मुझे बताया था कि उन्होंने अपनी आंखों से सुरभि को बहुत ही गलत हालत में उस लड़के के साथ देखा था। और फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझे सुरभि को तलाक दे देना चाहिए। मैं फैसला करके सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन आंखों में नींद नहीं आ रही थी। मैंने सुरभि से टूटकर मोहब्बत की थी। दिल बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा था, लेकिन मैं एक बदकिरदार औरत को अपनी पत्नी नहीं बना सकता था। लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उस रात जैसे तैसे मुझे नींद आई। सुबह सोकर उठा, तैयार होकर ऑफिस गया। ऑफिस गया ही था कि मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया। वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और रो भी रही थी। मम्मी के रोने से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मैंने पूछा, मम्मी क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों हैं? मम्मी ने बताया कि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट है। तुम जल्दी से हॉस्पिटल में ही पहुंच जाओ। मम्मी ने मुझे हॉस्पिटल का एड्रेस बता दिया और फ़ोन रख दिया। मैं जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच गया। भाई की कंडीशन बहुत ही सीरियस थी। मम्मी का रो रो कर बुरा हाल था। मैंने मम्मी को दिलासा दिया और डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम्हारे भाई के बचने के बहुत कम चांस हैं। गाड़ी का ब्रेक फेल होने की वजह से भाई का एक्सीडेंट हुआ था और भाई के सर में गहरी चोट आई थी। उनकी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई थी। भाई होश में नहीं थे। डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे थे कि भाई ठीक हो जाए। थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने कहा कि पेशेंट को होश आ गया है। वो दक्ष और सुरभि को अपने पास बुला रहे हैं। मैं जल्दी से आगे बढ़कर डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब मेरा भाई ठीक तो हो जाएगा ना? डॉक्टर ने निराश भाव से कहा, देखिए चोटें बहुत ज़्यादा गहरी हैं, उनके बचने की बहुत कम उम्मीद है। लेकिन होश में आते ही उन्होंने दक्ष और सुरभि का नाम लिया था, तो प्लीज़ आप लोग उनसे मिल लें। लेकिन उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत ज़्यादा देर बातें नहीं करनी हैं। भाई ने मेरा नाम लिया था वो तो ठीक था, लेकिन भाई ने सुरभि का नाम क्यों लिया था? आखिर भाई इस कंडीशन में सुरभि से क्यों मिलना चाहते हैं? फिलहाल सुरभि तो यहाँ पर नहीं थी, तो मैं भाई के पास चला गया। मुझे देखकर भाई की आंखों में आंसू आ गए। भाई बोले, प्लीज दक्ष सुरभि को भी साथ लेकर आओ, मुझे तुमसे और सुरभि से बहुत ज़रूरी बात करनी है। भाई ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे, उनका पूरा सर पट्टियों में लिपटा हुआ था। भाई की हालत को देखते हुए मैं जल्दी से सुरभि को लेने पहुंच गया। सुरभि मुझे देखते ही खुश हो गई, लेकिन जैसे ही उसने भाई के एक्सीडेंट की खबर सुनी वो भी परेशान हो गई। मैंने कहा कि भाई तुम्हें याद कर रहे हैं, जल्दी चलो। हम दोनों भाई के पास पहुँचे और मुझे और सुरभि को एक साथ देखकर भाई ने हाथ जोड़ दिए। भाई बोले, सुरभि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दो, नहीं तो मरने के बाद मेरी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा, मेरी आत्मा यूं ही तड़पती रहेगी। फिर मुझसे बोले, सुरभि बेकसूर है, उस दिन सच में वो उस लड़के से आखिरी बार मिलने गई थी और मैंने ऐसे मोमेंट पर वीडियो बना ली जो आपत्तिजनक लगी थी तुम्हें। सुरभि तुम्हारे साथ नए जीवन की शुरुआत करना चाहती थी और उस लड़के को हमेशा के लिए बाय बोल दिया था, लेकिन ये वीडियो दिखाकर मैंने सुरभि को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मैंने सुरभि पर दबाव डाला कि हफ्ते में एक रात तुम्हें मेरे साथ बिताना पड़ेगी, नहीं तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा, अपने भाई को दिखा दूंगा और अपनी माँ को भी दिखा दूंगा।
सुरभि बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो मेरी मिन्नतें करने लगी कि प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं दक्ष के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करना चाहती हूँ। दक्ष बहुत ही अच्छा इंसान है, मैं उससे मोहब्बत करने लगी हूँ और दक्ष भी मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। लेकिन मैंने सुरभि की एक ना सुनी। सुरभि मजबूर हो गई थी। वो किसी भी हालत में तुमसे दूर होना नहीं चाहती थी। उसने मेरी बात मान ली और बोली कि हर संडे की रात मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। इस तरह हर संडे की रात सुरभि मेरे पास आती थी। लेकिन सुरभि मुझे एक गिलास दूध पिलाती थी और उसमें नींद की गोलियां मिला देती थी, जिससे कि मुझे नींद आ जाती और मैं सो जाता। एक दिन मुझे शक हो गया तो मैंने दूध नहीं पिया। सुरभि मुझसे बचने के लिए स्टोर रूम में घुस गई थी। मैं भी उसके पीछे पीछे स्टोर रूम में चला गया। मुझ पर उस समय जुनून सवार था। मैं सुरभि को हर हाल में हासिल करना चाहता था। मैं उसके साथ जबरदस्ती करने लगा और वो मुझसे बचने के लिए चिल्लाने लगी और फिर तभी तुम वहाँ आ गए थे और फिर मैंने सुरभि पर ही इल्ज़ाम लगा दिया। हालांकि सुरभि की शादी मुझसे ही होने वाली थी, लेकिन मैंने उस समय मना कर दिया था। लेकिन जब बाद में मैंने सुरभि को देखा तो मैं उसका दीवाना हो गया। मुझे तुमसे भी नफरत होने लगी थी कि इतनी सुंदर पत्नी जो मेरे हिस्से में आनी थी वो तुम्हें मिल गई। जब सुरभि को मैं हासिल नहीं कर सका तो मैं तुम पर दबाव बनाने लगा कि तुम सुरभि को तलाक दे दो। अगर सुरभि मेरी नहीं हो सकती तो वो तुम्हारी भी नहीं हो सकती। मैं तुम दोनों का गुनहगार हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। शायद मेरे गलत कर्मों की सज़ा ही भगवान ने मुझे दी है। अगर तुम लोग मुझे माफ़ कर दोगे तो मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति मिल सकती है, नहीं तो मेरी आत्मा यूं ही तड़पती रहेगी। मैं सदमे से भाई की बातें सुन रहा था। मैं अपने भाई को कितना शरीफ समझता था और भाई अंदर से कितने। लेकिन ये समय इन सब बातों को सोचने का नहीं था। जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ था। सुरभि ने ही सबसे पहले भाई को माफ़ किया। कहने लगी कि मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। जो इंसान अपनी गलतियों को मानकर पश्चाताप करे और माफ़ी मांग ले, वो इंसान तो महान होता है। मैंने आपको माफ़ कर दिया। सुरभि के कहने पर ही मैंने भी भाई को माफ़ कर दिया था। हम दोनों के माफ़ करते ही भाई ने आखिरी सांस ली थी। किसी के जाने से ज़िंदगी की रफ्तार नहीं रुक जाती है, ज़िंदगी अपनी रफ्तार से चलती रहती है। भाई के जाने का दुख तो था, लेकिन धीरे धीरे समय ने भाई के गम को भुला दिया था। मैं और सुरभि एक साथ बहुत ही प्यार से रहते हैं। जब सुरभि मुझ पर अपनी प्यार की बारिशें करती है तो मन में कहीं ना कहीं पश्चाताप होता है कि मैंने सुरभि पर शक किया। लेकिन अब सुरभि मेरे दिल की रानी है और मैं उसकी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने दूंगा। ये मेरा अपने आप से वादा है। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।